देखिए, जैसा कि आप लगातार पढ़ रहे हैं कि विश्व के विभिन्न देशों का विभिन्न देशों के साथ व्यापार होता है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे भारत ने अमेरिका को कुछ जो है निर्यात किया, अमेरिका से कुछ आयात कर लिया, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स परचेज़ कर लिए, पार्ट्स परचेज़ कर लिए, चाइना को जो है मसाले वगैरह भेज दिए, जापान से टेक्नोलॉजी परचेज़ कर लिए, उनको कपड़े लत्ते भेज दिए। तो इस तरह से एक देश का विश्व के अलग अलग देशों के साथ लेन देन चलता रहता है। और ये सारा लेन देन जो होता है किसके माध्यम से होता है? मुद्रा के रूप में होता है। मुद्रा चाहे कुछ भी हो, जिसको बोलते हैं फॉरेन मुद्रा, विदेशी करेंसी, चाहे वो डॉलर में हो, चाहे वो रुपीज़ में हो, चाहे वो यूरो में हो, चाहे जापानीज़ करेंसी में हो, चाहे रंसी, अलग अलग करेंसी में होता है। तो आपको नॉर्मली पता है जहाँ पैसा होता है तो उस पैसे का हिसाब किताब ज़रूर होता है, कितने का सामान आया, कितने का सामान गया, हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में, क्योंकि यहाँ पर एक देश का विश्व के अलग अलग देशों का सवाल है, करोड़ों रुपीस का सवाल है, अरबों रुपीस का होता है, बिलियन मिलियन डॉलर में इसका ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हर एक बात का तो लिखा पढ़ी होना जरूरी है। तो विदेशों के साथ, विश्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, उन व्यापार का एक निश्चित लेखा जोखा, उसी लेखा जोखा को हम भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। ये एक अकाउंटिंग है जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड को प्रॉपर वे में, प्रॉपर अकाउंट में लिखा जाता है। और इस अकाउंट का नाम रखा गया भुगतान संतुलन। इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, और शॉर्टकट में बोलते हैं इसको BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस पूरे क्लास में आपको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताऊंगा, ये है क्या। पहले तो समझिए भुगतान संतुलन का अर्थ क्या है। भुगतान संतुलन से मतलब किसी देश विशेष का आयात और निर्यात के माध्यम से जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उनका संपूर्ण विवरण, पूरा स्टेटमेंट, जहाँ पर वो किस देश को क्या भेजा, किस देश से क्या खरीदा, किस देश को आयात किया, कहाँ से निर्यात किया, कितने का निवेश आया, कितने का निवेश गया, दान दक्षिणा क्या आया, किस तरीके से आया, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन जो विदेशों से आया हो और विदेशों से गया हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जो है भौतिक रूप में हो, अभौतिक रूप से हो, विजिबल में हो, दान में हो, पूंजीगत रूप में हो, जो है करंट में, चालू रूप में हो, कोई भी रूप हो, अगर कुछ आ और जा रहा है, उन सब का एक पूरा विवरण होता है जो एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया जाता है, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन या भुगतान शेष के नाम से जानते हैं। भुगतान संतुलन एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन या प्राप्तियों या भुगतानों का एक विवरण होता है, जहां पर हर एक बात चीज़ को बिंदु बार बिंदु तरीके से नोट करके रखा जाता है, हिसाब किताब किया जाता है, जिसके बारे में प्रोफेसर बेनहम ने एक्सप्लेन किया है कि एक देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि के भीतर उसके बाकी देशों के साथ जो भी मौद्रिक लेखे होते हैं, लेखा जोखा होता है, मौद्रिक मतलब मुद्रा के रूप में, पैसों के रूप में जो भी लेन देन होता है एक देश का दूसरे देश का, उनका विवरण होता है। जबकि वॉल्टर क्रॉस के शब्दों में कहा गया है कि भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों एवं विश्व के बाकी देश के हमारे देश के निवासी और हमारे देश के निवासी विश्व के दूसरे देशों के साथ जो भी किसी भी समय विशेष पर जो भी विवरण करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं आर्थिक साधनों का, उन सभी का बिंदुवार विवरण होता है, लेखा जोखा होता है। अब इसमें मैंने कहा जो आर्थिक सौदे होते हैं मुद्रा के रूप में शामिल किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? तो भुगतान संतुलन में जो मुख्य रूप से सौदे शामिल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इसमें सभी प्रकार के दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। दृश्य मतलब विजिबल, विजिबल मतलब जो हम आँखों से देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जो हमारे सामने अवेलेबल है, चाहे कोई भी भौतिक वस्तु हो। भौतिक वस्तु का मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी फर्नीचर जो आप विदेशों से आयात करते हैं, या फिर कोई भी खाद्य सामग्री आया ज़्यादा, चाहे मसाले हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, जो भी एक देश का दूसरे देश को आता जाता हो। इसके अलावा किसी प्रकार के कपड़ों का ट्रांजैक्शन हो, इसी प्रकार के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, मशीनरी हो, कुछ भी सामान हो जिसका आयात निर्यात होता है, वो भुगतान संतुलन में लिखा जाता है। इसके अलावा दूसरा होता है अदृश्य मदें। वो सभी अदृश्य मदें जो हमारे सामने दिखती तो नहीं है लेकिन होती हैं, जिनका उपभोग होता है, जिनका प्रयोग होता है, जिनके प्रयोग के द्वारा उपयोगिता की प्राप्ति होती है, इन सब का भी आयात निर्यात होता है। जिनमें हम बात करते हैं जैसे बैंकिंग की सुविधा, ठीक है,
जैसे बीमा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर, विभिन्न प्रकार के मोबाइल के एप्लीकेशन, ये सारे जो है सेवाओं के रूप में होती है, इनका भी आयात निर्यात होता है। इसके अलावा सभी प्रकार के पूंजी अंतरण यानी कि कैपिटल ट्रांसफ़र, जो एक देश का दूसरे देश के साथ आया या जाता है, जैसे निवेश हो गया, उधार हो गया, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर शामिल करते हैं। इसके अलावा एक पर और रह गया, जैसे एक पक्षीय अंतरण। एक पक्षीय अंतरण का मतलब तो कुछ ऐसे होते हैं जो एक पक्ष के होते हैं, जैसे दान, या तो लिया जाता है या दिया जाता है। इन सभी मदे कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, हर एक प्रकार की आर्थिक की गतिविधियों को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। भुगतान संतुलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? विशेषताओं की अगर बात करते हैं, सबसे पहले भुगतान संतुलन एक क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड होता है, जहां पर एक देश का देशों के साथ जितना भी लेन देन होता है, जितना भी लेन होता है, जितना भी देन होता है, उन सब का रिकॉर्ड किया जाता है। क्या हमारे देश से गया और क्या हमारे देश को आया, इन सब का एक प्रॉपर बिंदु पर, जैसे कि अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, पहले जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री के बाद फिर जो है लेज़र बनाते हैं, लेज़र बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बना के चेक करते हैं, फिर जाके फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक ऐसा ही ये भी अकाउंटिंग ही है, जहां पर इस अकाउंट एक निश्चित समय अवधि के भीतर जो भी लेन देन किए जाते हैं दूसरे देशों के साथ, उन सब का जो है यहाँ पर जो है सभी प्रकार की ट्रांजैक्शन को शामिल की जाती हैं। यह एक व्यापकता है। व्यापकता का मतलब यहाँ पर सभी प्रकार के लेन, सभी प्रकार मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं, जैसा कि मैंने बताया, दृश्य हो गया, अदृश्य हो गया, पूंजीगत हो गया, एकपक्षीय हो गया, सब कुछ शामिल होता है, कुछ भी यहाँ पर छोड़ा नहीं जाता है। यह हमेशा, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के लेन देन को शामिल किया जाता है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि कुछ भी नहीं, कुछ आया गया, सब कुछ लेन देन होता रहता है, ये हमेशा बैलेंस होता है। भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है, बैलेंस होता है, बराबर आता है। भुगतान संतुलन में जो भी अकाउंटिंग की जाती है, जो भी लेखा विधि की जाती है, वो लेखा अंकन और दोहरा यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। जैसे जितने भी आयात होते हैं वो डेबिट होते हैं, जितने भी प्रकार के निर्यात होते हैं क्रेडिट होते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी एंट्री होती है। अंतर समझन, ये हमेशा एडजस्टमेंट किया जाता है आपस में, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग दोनों आपस में बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है। अब अगर भुगतान संतुलन में लेखे कैसे किए जाते हैं, इस बात को समझने चलते हैं, तो भुगतान संतुलन को दो भागों में बांटा जाता है, दो प्रकार से अकाउंट बनाया जाता है। एक होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता। चालू खाता का मतलब होता है यहाँ पर सभी प्रकार के चालू लेन देन को शामिल किया जाता है। चालू लेन देन का मतलब होता है जो कि दैनिक होते हैं, ठीक है, दैनिक लेन देन होते हैं, जिससे देश की जो है संपत्तियों और परिसंपत्तियों या फिर दायित्वों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये नॉर्मल आर्थिक लेन देन के साथ, जबकि चालू खाते के अंतर्गत सभी प्रकार, पूंजी खाते के अंतर्गत सभी प्रकार के पूंजीगत लेन देन को शामिल किया जाता है। पूंजीगत लेन देन का मतलब ऐसे लेन देन जो उस देश की डायरेक्ट संपत्तियों या फिर दायित्वों पर असर डालता है। संपत्तियों का निर्माण करेगी या संपत्तियों में कमी होती है, दायित्वों को कम किया जाएगा या संपत्ति दायित्वों को बढ़ाया जाएगा, उन सभी लेन देनों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो अगर हम इनको अलग अलग बारीकी से समझें, तो सबसे पहला जो आता है चालू खाता। जैसे कि मैंने कहा, चालू खाते में सभी प्रकार के दैनिक लेन देनों को शामिल किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के वस्तुएं, सेवाएं, एक पक्षीय अंतरण होते हैं, जिनका नेचर ही होता है कि दैनंदिनी होता है, आज लो कल पेमेंट कर दो, बात ख़त्म करो, कुछ भी यहाँ पर फ्यूचर से रिलेटेड नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या आ गए, उन सभी लेन देनों को शामिल करते हैं जो वर्तमान में वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात में किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल वास्तविक व्यवहार लिखे जाते हैं, कुछ भी ऐसे सौदे जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं उनको नहीं होता है। तो जब चालू खाते में अकाउंटिंग की जाती है, इसके कुछ अंग है। सबसे पहला जो है इसमें है आता है व्यापार माल खाता। ये एक ऐसा खाता है, चालू खाते का एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत केवल दृश्य वस्तुओं के आयात, दृश्य का मतलब होता है यहाँ पर भौतिक वस्तुओं के आयात और निर्यात को लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर क्या किया जाता है, सभी भौतिक वस्तुओं के आयात
और सभी भौतिक वस्तुओं के निर्यात को ही लिखा जाता है, क्योंकि केवल दृश्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है, अन्य वस्तुओं को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। किसी भी दृश्य को छोड़ के, चाहे वो अदृश्य हो, पूंजीगत हो, एक पक्षी हो, उन किसी को भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि आयात और निर्यात केवल और केवल दृश्य वस्तुओं का होता है, इसलिए इसका नाम जो होता है, इसको हम जो है भुगतान संतुलन के अलावा, इसका जो है अंक के अलावा, इसको व्यापार संतुलन के नाम से भी जानते हैं। व्यापार संतुलन या फिर इसको व्यापार शेष के नाम से चलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब एक ऐसा अंक, एक ऐसा खाता, एक ऐसा शेष जिसके अंतर्गत देश के केवल जो है दृश्य वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। इसका मतलब अगर इसकी वास्तविक रूप में जाएं तो यहाँ पर दृश्य वस्तुओं के निर्यात, दृश्य वस्तुओं के निर्यात और दृश्य वस्तुओं के आयात को शामिल कर, दृश्य वस्तुओं के आयात को शामिल किया जाए, वस्तुओं के आयात। तो इन दोनों का जो अंतर होता है ना, दृश्य वस्तुओं में जो आयात किया, दृश्य वस्तुओं, इन दोनों का अंतर होता है व्यापार संतुलन। और व्यापार संतुलन में एक ही प्रकार की वस्तुएं आती हैं, तो व्यापार संतुलन 3 प्रकार की स्थितियां बनाती हैं। एक होता है व्यापार संतुलन का संतुलन होना, संतुलित व्यापार संतुलन। ये तब होता है जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, क्योंकि केवल एक ही चीज़ आता है, दोनों बराबर होनी चाहिए। दूसरा होता है अधिक व्यापार संतुलन। अधिक ये तब होता है कि जब हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज़ मोर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जब हम जो वस्तुओं का आयात करते हैं वो कम होता है निर्यात से। और तीसरा होता है व्यापार संतुलन घाटा। व्यापार संतुलन घाटा ये तब होता है जब हमारा एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है। 3 स्थितियां व्यापार खाते के अंतर्गत बनती हैं। व्यापार संतुलन बोल सकते हैं, व्यापार शेष बोलते हैं, व्यापार खाता बोल सकते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रकार की चीज़ों को शामिल किया, दृश्य, तो यहाँ पर ही कुछ भी हो सकता है। दूसरा इसका अंग है जिसको बोलते हैं अदृश्य खाता, इनविजिबल। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार की सेवा, जैसे परिवहन सेवाएं हो गई, ठीक है, टूरिज्म सेवाएं होगी, शिक्षा होगी, चिकित्सा है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, सब कुछ शामिल किया जाता है। लेकिन जब हम सेवाओं की बात करते हैं, सेवाएं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं साधन सेवाएं, साधन सेवाएं, और दूसरी होती हैं गैर साधन सेवाएं, गैर साधन सेवाएं। ठीक है, साधन सेवा एवं गैर साधन सेवाएं। अगर साधन सेवाओं की बदले बात करें तो उत्पादन के साधन, यहाँ पर उत्पादन के साधनों की बात होती है, उत्पादन के साधनों का लेन देन। और उत्पादन के साधनों की अगर बात करते हैं उसमें क्या क्या आता है, प्रमुखता पूंजी, दूसरा है श्रम, और तीसरा होता है उद्यमशीलता, उद्यम। तो यहाँ पर पूंजी का आयात निर्यात होता है, श्रम का होता है और उद्यम का होता है। इन तीनों का जो आयात निर्यात होता है वो इसमें शामिल करते हैं। हमें पता है हमारे देश में हर साल लाखों लोग विदेशों को मजदूर करने जाते हैं। हर साल हजारों उद्यमी एंटरप्रेन्योर देश छोड़ के दूसरे देशों में जाके काम करते हैं। हर साल देश का काफ़ी पैसा विदेशों में जाके लगता है। तो ये सभी लेन देन होता है जो साधनों के अंतर्गत आता है इनका यहाँ पर। उसके अलावा गैर साधन सेवाओं की अगर बात करते हैं, जो साधन नहीं है, साधनों के अलावा होता है जो विशेष प्रकार की सेवाएं प्रस्तुत करता है, जैसे परिवहन सेवा हो गई, जैसे जहाजरानी सेवाएं हो गई, ठीक है, जैसे बैंकिंग की सेवा हो गई। विभिन्न प्रकार के विदेशी हमारे देश में होता है, हमारे देश की बैंकिंग फैसिलिटी विदेशों में होती हैं। विभिन्न प्रकार की बीमा, ठीक है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर, इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस को ऐप्स बोलते हैं। आज की डेट में इन सब का भी बहुत अधिक लेन देन हो रखा है। तो सभी प्रकार की सेवाओं को हम जो चालू खाते के अंतर्गत शामिल करते हैं। तीसरा जो अंग होता है इसका चालू खाते का वो है एक पक्षीय अंतरण, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। एक पक्षीय ऐसा होता है, ये ऐसे पेमेंट होते हैं जो केवल दिया जाता है तो बदले में कुछ भी नहीं आता है, या फिर केवल लिया जाता है, उन्हें प्राप्त होता है। मतलब ये होता है जो वन वे होता है, या तो केवल जाएगा या तो केवल आएगा, जिसके अंतर्गत निजी अंतरण होता है, चंदे हो गया, उपहार हो गया, ठीक है, इसके अलावा दान होता है।
ये सभी, क्योंकि चंदा दान आदि के बदले में आप कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं रखते, या तो दान देंगे या तो दान प्राप्त करेंगे, इसके बदले में कुछ नहीं जाता है। तो इन सभी चीज़ों को भी हम या चालू खाते के अंतर्गत लिखते हैं। तो ये तो हो गया चालू खाता। चालू खाते के बाद जो नेक्स्ट आता है पूंजी खाता। पूंजी खाता भुगतान शेष का एक ऐसा खाता होता है जिसके अंतर्गत देश के ऐसे सौदों को, ऐसे ट्रांजैक्शन को शामिल किया जाता है जिसमें दो चीज़ें शामिल होती है। एक, ये तो दीर्घावधि के लिए होता है, भविष्य संबंधित। दूसरा, ये ऐसे होते हैं जिससे संपत्तियों और दायित्वों का डायरेक्टली संबंध होता है। मतलब वह खाता जो एक देश के निवासियों का शेष विश्व के निवासियों के द्वारा किए गए उन समस्त सौदों से संबंधित होता है जिस देश की सरकार निवासियों की परिसंपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तन होता है। जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं, जैसे आपने अगर निवेश, आपके देश में निवेश आया तो बहुत अधिक पैसा आएगा, व्यापार लगेगा, उन्नति होगी, परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। अगर आपने उधार लिया तो कर्ज बढ़ेंगे। तो डायरेक्टली संपत्तियों और परिसंपत्तियों का अगर इससे असर पड़ता है तो उन्हें पूंजीगत खाते के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। पूंजीगत खाते की मदों की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है गवर्नमेंट सौदे। एक देश की सरकार का विदेशी सरकार के साथ काफ़ी लेन देन होता है, सौदे होते हैं, चाहे वो रक्षा सहयोग हो, वो सौदे कैसे हो सकते हैं, रक्षा से संबंधित हो सकते हैं, वो जो है वित्त से संबंधित हो सकते हैं, या फिर वो किसी तकनीक से संबंधित हो सकता है, या उद्योग से संबंधित होता है जिसकी वैल्यू काफ़ी हद तक होती, करोड़ों की होती, लाखों करोड़ों रुपीस की होती हैं। तो सरकारी सौदों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के गैर सरकारी या निजी सौदे, से एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ होने वाला विलय वगैरह, ये सब कुछ जो कंपनी टू कंपनी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसा भी हो, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ किए जाए जितने भी लेन देन है वो। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, विदेशी संस्थागत निवेश होता है, और एक आइटम जो यहाँ पर नहीं लिखा हो गया लिख देता हूँ, इसके अलावा क्या आता है, एक ऋण, बोरोइंग, इसमें शामिल होता है। ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक ऐसा निवेश होता है जहां पर निवेश करने वाला उस संबंधित देश में जाके अपने व्यापार को खुद चलाता है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट। यहाँ पर निवेश करने वाला स्वयं अपने व्यापार को चलाता है, वो खुद रिस्क लेता है, वो सब कुछ अपने आप करता है। जबकि विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट, जिसको पोर्टफोलियो निवेश के नाम से जानते हैं, ये खुद नहीं जाता, ये किसी दूसरे के व्यापार में यानी कि शेयर मार्केट में, दूसरे के शेयर्स में, या फिर बॉन्ड में, या फिर सिक्योरिटी में, डिवेंचर में पैसा लगाता है। ये व्यापार करने का जोखिम नहीं लेते हैं। ये संस्थागत निवेश करते हैं, मतलब पहले से जो बिजनेस चल रहे हैं, जैसे हमारे देश में अनिल अंबानी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर पैसा लगा दे, टाटा में लगा दिया, इन्फोसिस में लगा, अलग अलग कंपनी जो ऑलरेडी रन होती है उन कंपनियों में पैसा लगाती हैं, जिन्हें हम पोर्टफोलियो निवेश के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में और आता है अंतर, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर बताना होता है। अगर अंतर की बात करते हैं एग्जाम में अक्सर 3 नंबर में या 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता ही है, तो बताइए भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन में क्या अंतर है। पहला, विस्तार की बात करते हैं। भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की तुलना में बड़ा होता है। यूँ कहें, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही एक भाग है। व्यापार संतुलन में दृश्य, अदृश्य, पूंजीगत सभी प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है, जबकि व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन देश की भुगतान स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण करती हैं, जबकि व्यापार संतुलन केवल भुगतान स्थिति का ही विश्लेषण करती है, संपूर्ण स्थिति का नहीं। व्यापार संतुलन की स्थिति सदैव संतुलन की वाली होती है, ये संतुलित होता है, जबकि व्यापार संतुलन संतुलित भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर भुगतान संतुलन की बात करते हैं, इसका उपयोग आर्थिक विश्लेषण, आर्थिक निर्णय लेने के लिए होता है, जबकि आर्थिक विश्लेषण में व्यापार संतुलन का बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। भुगतान संतुलन देश के संतुलित होता है और वो देश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को बताती हैं, जबकि व्यापार संतुलन पक्ष में होने पर भी आवश्यक नहीं है कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। मतलब ये भुगतान संतुलन संपूर्ण देश की आर्थिक गतिविधियों को बताता है, जबकि व्यापार संतुलन केवल एक स्थिति को बताता है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही मदें शामिल होती हैं।
तो ये आपका कोर्स आज की इस डेट में क्लास के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद जो वीडियो आएंगी आपको बताया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, 1 शॉट क्लासेस, और वो डेली ना के कुछ कुछ दिनों के अंतर में आएगी, ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर तैयारी के साथ करवा सकूं, जहां पर आपको अलग अलग ये जो है एग्ज़ाम बोर्ड के सैम्पल पेपर हो गए, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, इस तरह के वीडियो हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा 2-3 वीडियो आपको पढ़े, ताकि आप तैयारी कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।